सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो वीडियो है वो भी इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में से एक वीडियो, जिसमें हम तीसरा जो चैप्टर जिसको हमने कल क्विक रिवाइज किया था उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जैसे हमने पिछले चैप्टर में आपको कहा था, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ मैप्स। तो ये जो तीसरा चैप्टर है ये सोर्सेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, एग्जर्व्ड बेस्ड क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा आशंका है, तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हमने लेवल 4 जो है यूजुअली हम लोग उसको मैप के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट इस चैप्टर के लिए हमने उसमें केवल सोर्स ही डाला है। तो जितना ज्यादा हो सके आप इस वीडियो को, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें एंड डोंट बैक आउट बिफोर द वीडियो एंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। सो हियर वी हैव द थर्ड चैप्टर। तीसरा चैप्टर है आपका किनशिप, कास्ट एंड क्लास। एंड जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहने वाला है उसको एक बार देख लेते हैं। तो 4 लेवल्स में हमारे ये पूरे सवाल बटे होंगे एंड उसमें लेवल 1 में 5 सवाल, लेवल 2 में 10 सवाल, लेवल 3 में 5 सवाल और लेवल 4 में 5 सवाल होंगे। यूजुअली जो लेवल 4 होता था उसमें हम लोग मैप से जुड़े हुए सवालों को डालते थे। इस चैप्टर में मैप उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना के बराबर आपके इस चैप्टर में मैप्स हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोर्स। तो सोर्स के हम लोग तकरीबन 8-10 सवाल इस सेशन में करने वाले हैं। अगर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इस चैप्टर से आने की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, क्योंकि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आखिरी में डिस्कस किए गए। नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेशन विद लेवल 1। पहला सवाल यह है कि किसने आलोचनात्मक संस्करण, जो क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया था महाभारत का, इस प्रोजेक्ट को लीड किया। अगर आपको नहीं पता है तो 1919 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था एंड महाभारत की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इस चैप्टर के लिए, वो जब आपने अगर कोई रिवीजन सीरीज की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल ही गया होगा। बहरहाल इस प्रोजेक्ट को लीड जो करते हैं वो है वी.एस. सुक्तंकर। ये हमारे एक संस्कृत स्कॉलर थे, बहुत बड़े विद्वान थे एंड इनका काम क्या था, इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट थी, पांडुलिपियां थी महाभारत की, उनको एकत्रित करके ये पता लगाना था कि इनमें कितनी चीजें सिमिलर हैं, कितनी चीजें रीजनल तौर पे वैरी कर रही हैं। अलग अलग इलाकों से मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठा करके ये चीजें एनालाइज करनी थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 3 एक्टिविटीज के बारे में बताया गया, कृषि, फिर वेदों का अध्ययन करना एंड पेस्टोरलिज्म, पशुचारण। आपको बताना है कि धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ये जो तीनों काम है वो किस वर्ण को सौंपे गए थे। क्या वो वैश्य को सौंपे गए थे, क्या वो शूद्र को सौंपे गए थे, क्या चांडाल को या क्षत्रिय को। तो कृषि करना, वेदों का अध्ययन करना, पशुचारण करना, ट्रेड करना, ये सारी चीजें जो है वैश्यों को दी गई थी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्या वेदों को पढ़ने का एक्सेस वैश्यों को था या नहीं था, तो था। शूद्रों को छोड़ के तीनों जो वर्ण है वो वेद पढ़ सकते थे, बट पढ़ाने का एक्सेस केवल ब्राह्मणों के पास था, वो राइट केवल उनके पास था। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ऑड वन मतलब इन चारों में से 3 में कोई कॉमन चीज है, 3 में कुछ समानता है, एक में नहीं है, तो उसको हमें चुनना है, ऑड वन। तो यहाँ पे कण्व है, शुंग, सातवाहन या गुप्त। तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा तो तीनों ही साम्राज्यों का जिक्र आएगा, तीनों ही डायनेस्टी का जिक्र आएगा। कण्व, शुंग और सातवाहन, इन तीनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये तीनों ब्राह्मण राजवंश है, जबकि गुप्ता जो है वो ऐसा माना जाता है कि ये क्षत्रिय द्वारा रूल किया जा रहा था। सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। देन यहाँ पे हमारे सामने 3 राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऑल दीज 3 नेम्स आर ऑफ एंशिएंट रूलर्स एंड ये किसी खास डायनेस्टी से थे, बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी से आपको नाम बताना है। एक बार आप रूलर्स के नाम ले, शीथी पुत्र श्री पुलमई, राजा मदरी पुत्र स्वामी सक्सेना एंड राजा वशीटी पुत्र शारणी। तो ये हमारे 3 नाम है, बड़े बड़े नाम, राजाओं के रॉयल नेम। तो ये किस डायनेस्टी से है, शक, गुप्त, सातवाहन या शुंग। तो हमने यहाँ पे क्या कॉमन चीज देखी है, ये वशीठी, मादरी, वशिष्ठी, ये जो है रूलर्स के माताओं के गोत्र के नाम है जो कि वो अपने नामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज मेट्रोनिमिक्स। एंड मेट्रोनिमिक्स किसने फॉलो किया था, सातवाहनों ने। गौतमी पुत्र शतकर्णी, गौतमी इज द गोत्र ऑफ द मदर ऑफ शतकर्णी, शतकर्णी तो नाम है उनका, एंड गौतमी पुत्र मतलब गौतमी का लड़का। Who among the following excavated a village named हस्तिनापुर इन 1951 और 52 के बीच किसने हस्तिनापुर नामक गांव की खुदाई की थी। ये हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे का हिस्सा है, जब हमने महाभारत के साक्ष्यों को तलाशना शुरू किया कि क्या महाभारत सही में हमारी पीछे की गई घटना है या मिथोलॉजी है। तो उस सिलसिले में हमारे एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं ब्रिजबासी लाल, जिनको अभी पद्म विभूषण भी मिला उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो और अयोध्या में जो मंदिर, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद है वहाँ पे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो इसलिए इनको पद्म विभूषण मिलता है। एंड इन्होंने ही 1951-52 के आसपास हस्तिनापुर एक विलेज है मेरठ के नज़दीक, इसको खोदा था, ये पता करने के लिए कि क्या क्या साक्ष्य हमें महाभारत से रिलेटेड यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं लेवल 2
अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेवल 2 का, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर विद गिवन क्लूज। सुरागो उसके जरिए आपको पहचान करनी है कैरेक्टर की। अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रिय एंड इन्होंने शक रूलर के साथ मैरिज अलायंस फॉर्म किया। तो कौन है ये? गौतमी पुत्र शतकर्णी, गौतमी पुत्र पल्लवी, वसीति पुत्र शातकर्णी, या इनमें से कोई नहीं। ऑब्वियसली ये तीनों ही रूलर सातवाहन डायनेस्टी के हैं, तो ये जो हमारा सही आंसर है, प्रोबेबली अगर ऑप्शन डी आंसर नहीं होता तो वो भी सातवाहन डायनेस्टी के ही होंगे। तो क्षत्रिय के अभिमान का नाश करने वाला ऐसी उपाधि एक ही आदमी ने धारण की थी, दैट वाज गौतमी पुत्र शतकर्णी, एंड इन्होंने ही अपने लड़के का विवाह करवाया था शक डायनेस्टी में। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन एक यहाँ पे इमेज है, आपको अगर क्लियरली दिख पा रही है तो सही है, वैसे आपको तो पता ही होगा अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो इसमें किस सीन को डिपिक्ट करा जा रहा है, किस दृश्य का चित्रण है ये? एक प्रिंस शिकार पे है, शिकार पर एक राजकुमार गया है, शक और सातवाहनों के बीच जो लड़ाई हो रही है उसको चित्रित किया गया है, या महाभारत के किसी दृश्य को चित्रित करा गया है, या इनमें से कोई नहीं, कोई और चीज़ है जिसको चित्रित करा गया है? तो ये जो इमेज है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये है हमारा महाभारत से रिलेटेड इमेज, एंड महाभारत इज द कोर ऑफ दिस चैप्टर। ये इमेज अहिक्षेत्र नाम की जगह से मिला। अगर आपने हमारी इमेज बेस्ड वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने आपको बताया कि इमेज से रिलेटेड कैसे सवाल आ सकते हैं एंड कितने सवाल आ सकते हैं, कौन कौन से इमेज इंपॉर्टेंट है, किन किन को आपको हाईली फोकस्ड होकर पढ़ना है, तो इमेज बेस्ड वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी PDF, इंपॉर्टेंट मैप्स, इंपॉर्टेंट इमेजेस, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट सोर्सेस, सारी की सारी PDFs हमने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दी है, या ड्राइव लिंक जो नीचे देख रहे हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी सारी की सारी PDFs अपलोडेड है। तो करेक्ट आंसर विल बी महाभारत का ये एक दृश्य है, शायद ये कुरुक्षेत्र का लड़ाई का दृश्य है। अगेन आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, आपको सही स्टेटमेंट को पहचानना है। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में अधिकांश जो राजवंश थे वो प्रतिवंश यानी कि पैट्रिलिनी को फॉलो करते थे। शादी के बाद महिलाओं को पिता का गोत्र छोड़ना पड़ता था, एंड एक ही गोत्र में अंतर विवाह वांछनीय माना जाता था, मतलब डिजायरेबल। लोग चाहते थे कि एक ही गोत्र में हम लोग अंतर विवाह करें, शादी करें। सातवाहन शासकों ने पितृवंश की व्यवस्था का पालन किया, दे फॉलोड द पैट्रिलिनी सिस्टम। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इनको पहले आपको चारों को देखें एंड एनालाइज करके फिर अपने ऑप्शंस को चुनें। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है कि अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में 600 BC के बाद से 600 CE तक जितने भी राजवंश आए मोस्टली दे फॉलोड द पैट्रिलिनी। सेकेंड कि वुमेन को अपना गोत्र छोड़ना पड़ता था शादी के बाद, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड इज नॉट करेक्ट क्योंकि इंडोगैमी इन द यूनिट ऑफ गोत्र, अगर हम गोत्र को यूनिट मानते हैं तो एक ही गोत्र में विवाह करना अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल नॉर्म्स दैट वाज इलेजिटिमेट, तो ये वांछनीय नहीं था। तो तीसरा गलत है, इसलिए हमारा C भी डिस्कार्ड, A भी डिस्कार्ड, और चौथा सही है। सातवाहनों ने फॉलो तो करते थे वो लोग मैट्रिलिनिक्स, बट पैट्रिलिनी के सिस्टम को उन्होंने फॉलो करा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि कहीं वो मैट्रिलिनी तो नहीं फॉलो करते थे, तो अगर वो मैट्रिलिनी सिस्टम फॉलो कर रहे होते तो सातवाहन रूलर्स के नाम गौतमी पुत्र शतकर्णी या मदारी पुत्र पल्लवी नहीं होता, उनकी लड़कियां गद्दी संभालनी होती। ठीक है, तो 1, 2, 4 ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। देन आगे बढ़ते हैं, नवे क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अगेन हमें सही स्टेटमेंट्स को पहचाना है। चांडाल विलेज के बाहर रहते थे, चांडाल गांव में चल सकते थे लेकिन रात में ही चांडाल बड़े हुए लोगों के कपड़े उनको पहनने पड़ते थे, दे हैड टू वियर द क्लॉथ्स ऑफ डेड। देन चांडालों को उन मृत शवों को ठिकाने लगाना होता था जिन शवों के कोई रिश्तेदार नहीं थे या जिनको कोई देखने वाला नहीं था। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही, चांडाल का एक अलग ही टॉपिक है ना आपके सामने, बियॉन्ड द वर्ल्ड में जो इंटीग्रेट नहीं हो पाए, जिनको आउटसाइडर के तौर पे ट्रीट किया गया, तो वो सब निषाद वगैरह हो गए। लेकिन ये इंटीग्रेटेड थे बट दे वर लाइक ट्रीटेड एज सबऑर्डिनेट। ठीक है, बहुत ज़्यादा गनीमत है कि आज के ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती हैं, एंड अगर कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा है तो दिस शुड बी अबॉलिश्ड, क्योंकि हमारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस इक्वालिटी के बेसिस पे बना हुआ है। हमें भेजा जाता है इक्वल, बट फिर हमारे यहाँ कुछ सोशल डिफरेंस हो जाते हैं। बाय द वे ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजिकल है, पॉलिटिकल भी है, तो इस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला स्टेटमेंट सही है, दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज। दूसरा गलत है, उनको विलेज में रात में चलने की इजाज़त नहीं थी, ना ही विलेज में ना ही सिटी में, दूसरा गलत है। तीसरा सही है, उनको मरे हुए लोगों के कपड़े पहनने पड़ते थे। चौथा भी सही है, उनको डिस्पोज करना पड़ता था, ऐसे लोगों की बॉडी को भी ठिकाने लगाना पड़ता था जिनके कोई रिश्तेदार नहीं थे। तो पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 10वें के ऊपर, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर विद द गिवन क्लूज। कुछ क्लूज दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड आपके सामने कैरेक्टर का ऑप्शन होगा प्रिंसेस ऑफ पांचाली की, पांचाल की राजकुमारी थी, पांचाल नहीं पांचाल की राजकुमारी थी, पांचाली तो इनका नाम ही है। देन वाइफ ऑफ पांडवास की, ये पांडवों की पत्नी थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सुभद्रा,
द्रौपदी, अंबालिका, हिडिंबा। तो इन चारों में से सही ऑप्शन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स बता सकते हैं दोनों ही जगह पे, जहाँ पे भी आपका दिल करे। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएं ताकि मैं बाद में देख सकूं कि इन लोगों ने जवाब दिया है, अच्छा लगता देख के। तो ये पांचाल की राजकुमारी थी हमारी द्रौपदी, एंड पांडव की पत्नी, पांडवों की पत्नी सुभद्रा भी किसी पांडव की पत्नी है, हिडिंबा भी किसी पांडव की पत्नी है। सो चूंकि यहाँ पे पांडवों की पत्नी के बारे में पूछा जा रहा है इसलिए द्रौपदी विल बी द आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, 11वें सवाल को देखते हैं। एक स्कल्पचर है, ये एक मूर्ति है जो गुफा में मिली थी। यहाँ पे एक शासक अपनी पत्नी और अपने नौकरों के साथ दर्शाया गया है। ये शासक है और उनकी पत्नी है, और आपको बताने कि ये शासक किस राजवंश से है। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजवंश है, ये बहुत बार जिक्र आया है इसका। तो दिस डायनेस्टी इज सातवाहना, एंड ये एक गुफा से मिला है, प्रोबेबली शायद ये अजंता की गुफा है। एंड यहाँ से वो जो तस्वीर मिली है इसमें वो अपनी वाइफ के साथ हैं, अपने सर्वेंट्स अटेंडेंट्स के साथ हैं। सो सातवाहना डायनेस्टी के रूलर हैं। ऐसे पूछे जा सकता है सवाल। हमने जब इमेज बेस्ड क्वेश्चन करवाया है तो हमने आपको बताया है कि अगर डायरेक्ट सवाल आएंगे तो कैसे आएंगे, इनडायरेक्ट सवाल आएंगे तो कैसे आएंगे। तो डोंट मिस दैट वीडियो, आपको उसको जरूर देखना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन कौन से कथन गलत है। एज पर मनुस्मृति द पैटर्नल स्टेट वॉज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द सन एंड डॉटर्स, की बेटियों और बेटों में इक्वली बांटा जाएगा धन, ऐसा मनुस्मृति ने कहा था। फिर मनुस्मृति ने महिलाओं को कहा कि आप कोई उपहार भी नहीं ले सकते। देन तमिलाकम की टेरिटरी में जो चीफ होते, जो सरदार होते थे, उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो अपने धनों को गरीबों में बांटेंगे। एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट ह्यूमन देमसेल्व्स, कि लोगों ने खुद ही ये जो राजत्व का कॉन्सेप्ट है, किसी को लीडर बनाने का कॉन्सेप्ट है, इसको संस्थागत किया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है, उसको आपको चुनना है। सो पहला कथन अगर आप देखें तो मनुस्मृति ने कहा है कि पैटर्नल एस्टेट बांटे जाएंगे जरूर, लेकिन केवल बेटों में ही, बेटियों को कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। तो पहला हमारा गलत। सेकंड भी गलत, क्योंकि मनुस्मृति ने महिलाओं को गिफ्ट्स वगैरह रखने से कभी मना नहीं किया। थर्ड सही है कि तमिलाकम यानी कि जो वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक वगैरह का रीजन है, उसमें जो चीफ होते थे, चाहे चेरा हो, पांड्या, उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो जो गरीब लोग हैं या बार्ड्स, मतलब जो पोइट्स वगैरह हैं, उनके साथ अपना धन बांटेंगे। धन बांटना मतलब चैरिटी करेंगे। थर्ड इज करेक्ट, एंड फोर्थ भी सही है कि बौद्ध ग्रंथ हमेशा से ये मानते हैं कि जो भी सोशल डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं या राजत्व क्रिएट हुआ है, लोगों को अपने राजा बना दिया या अथॉरिटी दे दी, ये सारी चीज़ें हमने खुद से ईजाद करी है, ये भगवान की तरफ से या ऊपर वाले की तरफ से नहीं आई थी। ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन, अगेन एक कैरेक्टर पहचानना है। ये एक शख्स शासक है एंड इन्होंने सातवाहना रूलर के साथ गठबंधन बनाया था, तो इनका जिक्र तो पहले भी आ चुका है इस सेशन में। आसानी से आप बता सकते हैं शक रूलर कौन है इन तीनों में से। समुद्रगुप्त गुप्त रूलर है, कनिष्क हमारे कुषाण रूलर है, एंड रुद्रदमनी वो शक रूलर है जो बहुत फेमस भी है, जिन्होंने सातवाहनों के साथ मैरिज अलायंस साइन किया था ताकि इन दोनों की लड़ाई है वो खत्म हो सके। बहुत ज़्यादा लड़ते थे ये दोनों। तो यहाँ पे एक चित्र है, आपको बताने कि यहाँ पे किस जोड़ी को चित्रित करा गया है। जो दोनों लोग हैं वो कौन है, अर्जुन कृष्ण, अर्जुन भीम, अर्जुन द्रोण या भीष्म कृष्ण। तो ये जो दृश्य है, ये पहले दृश्य को पहचाने। अगर आप सीधे जोड़ी को पहचान सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। बहरहाल ये जो दृश्य है वो महाभारत का है, एंड वो उस समय है जब अर्जुन कौरवों की सेना का परीक्षण करने के बाद आते हैं, कृष्ण को कहते हैं कि यहाँ पे सारे लोग मेरे भाई बांधव है, तो मैं कैसे लड़ाई करूंगा, सारे लोग मेरे किनफोक है। यहाँ पे किनफोक का कॉन्सेप्ट है बाय द वे। तो अर्जुन को वहाँ पे फिर कृष्ण समझाएंगे, श्रीमद् भगवत गीता का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये जो डुओ है वो एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ अर्जुन है, हमारे कान्हा एंड उनके धनंजय। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग महाभारत इज नॉट करेक्ट, महाभारत के संबंध में कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है। इट इज द लार्जेस्ट टेक्स्ट एवर रिटन टिल डेट, कि अभी तक जितने भी कथन लिखे गए, जितने भी पाठ लिखे गए हैं, उनमें सबसे बड़ा पाठ मतलब ग्रंथ सबसे बड़ा है ये। इट हैज़ ह्यूज नंबर ऑफ डिडक्टिव वर्सेस, इसमें उपदेशात्मक छंद बहुत ज़्यादा है। इट इज़ रिटन इन स्टैंडर्ड संस्कृत, जो कि वेदों की संस्कृत से कठिन है, मुश्किल है। एंड महाभारत को 1000 BC से 500 BC के बीच लिखा गया है। इन चारों में से कौन सा कथन गलत है, आपको उसे आइडेंटिफाई करके अपने जवाब के तौर पे हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो वो सही है कि अभी तक जितने भी ग्रंथ, जितनी भी किताबें लिखी गई है, चाहे वो रिलीजियस हो, नॉन रिलीजियस हो, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, सब में सबसे बड़ा ये 1 लाख वर्ष इतनी मोटाई है, आप जन्म भर पढ़ नहीं सकते। देन इसमें उपदेशात्मक छंद बहुत है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर उपदेशात्मक छंद नहीं होते तो ये शायद 10-15 हज़ार वर्षेस तक ही निपट जाता। बट फिर इसमें श्रीमद् भगवद गीता आता है, मनुस्मृति से जुड़े हुए बहुत सारे उपदेशात्मक छंद यानी कि डिडैक्टिक वर्सेस डाले जाते हैं, इसलिए बहुत बड़ा हो गया। तो पहला और दूसरा सही है हमारा। थर्ड गलत है, इसमें जो संस्कृत है वो वेदों से बहुत सिंपल है। देन इट वॉज रिटन बिटवीन, नो, ये 500 BC के बाद तो इसको लिखे जाने का सिलसिला शुरू ही होता है। तो तीसरा और चौथा हमारा गलत है। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर, थर्ड एंड फोर्थ।
अब होप कि आपने लेवल 2 के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा. लेट्स मूव टू द लेवल 3. सो सॉरी टू इंटरप्ट यू. दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि हमने बहुत मशक्कत के बाद अपना एक सैम्पल पेपर लॉन्च किया है क्लास 12 हिस्ट्री का. बाय द वे, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने गूगल ड्राइव की लिंक डाल दी है, जिसमें आप सैम्पल ऑफ सैम्पल पेपर देख सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे हैं, एक्सप्लेनेशंस कैसे हैं, एंड देन मेक योर माइंड कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना. अगर आपको खरीदना है तो पे जस्ट ₹49 ओनली, एंड नीचे जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया है वहाँ पे आप अपने डिटेल्स सबमिट करें, देन पेमेंट करें, एंड देन वी विल डिलीवर इट टू योर ईमेल. थैंक यू. लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो. सो here वी हैव द लेवल 3. यहाँ पे शुरुआत करेंगे एसोशियल रीजनिंग के सवाल के साथ. 16वां सवाल. असर्शन के स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि ब्राह्मणों ने 500 BC के बाद धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों को कंपोज करना शुरू किया, रचना शुरू की. रीजन ये है कि वो लोगों को वैदिक संस्कृत सिखाना चाहते थे. आपके सामने जो रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं कि बोथ ही एंड आर करेक्ट. जो ऑप्शंस हैं, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दूसरा में आर और ए दोनों सही है, बट आर ए की सही से व्याख्या नहीं करता. ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है. दोनों को आप सबसे पहले देखें, दोनों ही एसोसिएशन और रीजन के स्टेटमेंट को. हमने जो टेक्निक बताई है बार बार चिल्ला के एमसीक्यू सेशंस में, तो आपके दिमाग में तो आ ही गया होगा. एसोसिएशन को देखेंगे, रीजन को देखेंगे. पहला जो सेशन का स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट. ब्राह्मणों ने कंपोज करना शुरू करा 500 BC के बाद धर्मसूत्रों को, धर्मशास्त्रों को, बिकॉज दे वर स्कॉलर्स. दे वांटेड टू टीच वैदिक संस्कृत टू एवरीवन. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका जिक्र किताब में नहीं कहा गया है. अगर उनको वैदिक संस्कृत पढ़ाना होता है ना, हमने देखा है कि अग्नि के फायर का आपके फायर, गॉड ऑफ फायर अग्नि का एक सोर्स है. आई थिंक 4th चैप्टर में थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, उसमें कहा गया है कि जो वैदिक संस्कृत है वो केवल प्रीस्टली फैमिलीज के बच्चों को ही सिखाई जाती थी. सो दे डिड नॉट टू टीच वैदिक संस्कृत टू एवरीवन. सो रीजन का स्टेटमेंट इज गलत, इज रॉन्ग. इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ए सही है और आर गलत है. सम ऑफ सातवाहना रूलर फॉलोड पॉलीगैमी, कि उन्होंने बहु विवाह का पालन किया, अलग अलग लड़कियों से शादी करता था. दे मैरिड द वुमेन ऑफ सेम गोत्र, कि उन्होंने एक ही गोत्र की स्त्रियों से भी विवाह किया. दोनों कथनों को देखें, फिर देखें अगर दोनों सही है देन चेक कि क्या रीजन का स्टेटमेंट असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है. तो कुछ सातवाहना रूलर्स ने पॉलीगैमी फॉलो किया था. दे फॉलोड पॉलीगैमी. मोस्ट ऑफ द डायनेस्टीज के लोग पॉलीगैमी फॉलो करते थे. ज़्यादा ब्याह करना आखिर किसको पसंद नहीं होगा. एंड ब्याह करना नॉट ओनली एक ख्वाहिश होती थी, बिकॉज इसलिए भी वो लोग ज़्यादा शादी करते थे क्योंकि दे वांटेड टू फॉर्म मैरिज अलायंस. अलग अलग राजकुमारियों से शादी करके उस देश के या उस राज्य की जो राजकुमारी उसके साथ हमने अलायंस साइन कर लिया. तो मैरिज वॉज कंसिडर्ड टू बी सब पॉलिटिकल. वो एक पॉलिटिकल टूल होता था अपने पावर को एक्सपेंड करने का. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है. वो अपने सेम गोत्र की महिलाओं के साथ भी शादी की है उन्होंने, क्योंकि हमने जब राजकुमारों के गोत्र देखे तो रिपीटेड थे. ठीक है, तो ऐसा पता चलता है कि दे ऑल्सो मैरिड द वुमेन ऑफ सेम गोत्र. एंड यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है सतवाहना के पॉलीगैमी फॉलो करने का और एक गोत्र में विवाह करने का. एक इंडोगैमी का कॉन्सेप्ट है, एक पॉलीगैमी का कॉन्सेप्ट है. तो दीज टू स्टेटमेंट्स हैव नो कनेक्शन. इसके कोई कनेक्शन नहीं है आपस में. सो यहाँ पे दोनों सही तो है बट आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा. सो हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपको एक स्रोत को पढ़ना है. स्रोत हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ. पहली कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों का विभूषण. मतलब यहाँ पे 4 प्रकार के विवाहों को दर्शाया गया है. पहला, चौथा, 5वां और छठा. शायद उससे भी ज़्यादा रहेंगे या छठे तक रहेंगे, आई डोंट नो. उसमें पहले में कहा गया कन्या का दान किया जाता है. अब आभूषणों से आप विभूषित करके फिर वेदज्ञ वर, मतलब जो लर्नेड स्कॉलर वर है, जिसको वेद की जानकारी, उसके साथ उसका ब्याह करवाया जाता है. चौथे में जो पिता है, मतलब लड़की के पिता, वो जो कपल है उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, तुम साथ मिलकर अपने दायित्व का पालन करो. एंड तत्पश्चात वो कन्यादान करते हैं. 5वीं में जो वर है वो पैसा देता है लड़की के लिए. लड़की को भी पैसा देता है, लड़की के परिवार वालों को भी देता है, यथेष्ट जितनी उसकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग. 6ठी में जो वॉलंटरी यूनियन है, मतलब स्त्री और पुरुष खुद से ब्याह करते हैं, मतलब दैट इज अ वॉलंटरी यूनियन, खुद से शादी करना. प्रेम ऑब्वियसली ना होगा तभी तो कर रहा. हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन मनुस्मृति. ये जो 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज आपने देखा, ये सब मनुस्मृति में रिकॉर्डेड है, ये वहाँ से उठाई गई है. तो आपको बता रहे कि कुल टोटल कितने फॉर्म्स ऑफ मैरिज को प्रिस्क्राइब करा गया है, उल्लेखित करा गया है. 4, 7, 6, 8. तो वी ऑल नो अष्ट विवाह का कॉन्सेप्ट हमने एक वीडियो भी बनाई है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक हम लोग डाल देंगे, आप अष्ट विवाह को जाके देख सकते हैं. तो 8 प्रकार के मैरिजेस हैं. एंड यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि इन 8 प्रकारों में से कौन कौन से प्रकार, इस अंश में कौन कौन से प्रकार बताया गया. चौथे, पहले, छठा और हमारा 5वां. तो ये जो पहला, चौथा, 5वां, छठा, इन 4 में से कौन सा प्रकार अवैध माना जाएगा विवाह के मनुस्मृति के अष्ट विवाह के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. क्या केवल पहला अवैध माना जाएगा, क्या चौथा अवैध माना जाएगा, क्या केवल 5वां अवैध माना जाएगा, या 5वां, छठा दोनों अवैध
इलेजिटिमेट, नाजायज माना जाएगा। तो हमने देखा था कि मनुस्मृति में जो अष्ट विवाह का कॉन्सेप्ट है उसमें पहले के जो 4 विवाह हैं वो वैध माने जाते हैं, एंड लास्ट के जो 4 विवाह हैं, चाहे असुर विवाह हो, पैशाच विवाह हो, गंधर्व विवाह हो, राक्षस विवाह हो, ये सारी चीज़ें अवैध मानी गई हैं, इलेजिटिमेट माने गए हैं। एंड आपको मनुस्मृति के अष्ट विवाह का कॉन्सेप्ट पता है तो जो शुरुआत के 4 विवाह है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैरिज इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे चूंकि शादी की बात की जा रही है तो इस सोर्स से देखे कैसे इनडायरेक्ट सवाल हमने पूछा है। 4 कथन है, आपको बता रहे कि कौन सा कथन सही नहीं है एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज की। एक गोत्र में लोग विवाह नहीं कर सकते थे, पॉलीएंड्री को अवैध माना गया था, नाजायज माना गया था, महिलाओं को अपना गोत्र छोड़ना पड़ता था, शादी के बाद अपने पिता का गोत्र छोड़ना पड़ता था या अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना पड़ता था। देन नन ऑफ द अबव। तो अगर आप इन 4 स्टेटमेंट को देखें, पहला अगर इन तीनों स्टेटमेंट में से सारे सही होंगे देन ऑप्शन डी होगा सही, नहीं तो इन तीनों में से अगर कोई भी गलत है तो उसे भी चुनना है। पहला तो सही है, वो एक गोत्र में इंडोगैमी वाज नॉट अलाउड। सी है कि शादी के बाद महिलाओं को अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। बी गलत है, बहुपतित्व को नाजायज कहीं नहीं माना गया है, हालांकि ये प्रैक्टिस बहुत जगह नहीं की जाती थी, दैट वाज नॉट दैट मच प्रेवलेंट, बट नाजायज तो नहीं माना गया। अगर नाजायज माना गया होता तो आई डोंट थिंक कि द्रौपदी की 5 शादियां होती, 5 पांडवों से शादियां होती। सो बहुपतित्व वाज नॉट कंसिडर्ड नाजायज। हाँ, ये उतनी ज्यादा फॉलो नहीं की जा रही थी जितनी पॉलीगैमी फॉलो की जा रही थी, बट इट वॉज नॉट कंसिडर्ड इलेजिटिमेट आइदर। तो ये हमारा ऑप्शन भी सही होगा। नाउ हियर वी हैव द लेवल 4, स्तर 4 और आखिरी जो हमारा लेवल है उसमें प्रवेश करते हैं। 2 सोर्सेज होंगे आपके सामने। पहला सोर्स तो ये है जिसमें किसी इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे लोगों को संस्कृत से बहुत प्रेम है, कुछ लोग जीवनियाँ रचते हैं, बायोग्राफीज लिखते हैं, कुछ लोग अलग अलग स्टोरीज के बारे में पढ़ते हैं, कुछ लोग धार्मिक कथाओं में तल्लीन हैं, कुछ लोग धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं, धार्मिक व्याख्यान और धार्मिक अनुष्ठान, वो सेक्रीफाइसेस भी करते हैं, वो रिलीजियस डिस्कोर्सेस वगैरह भी करते हैं। इसी तरह अपने पे निगराह करने वाले ऐसे लोग भी हैं जो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, ऐसे लोग भी हैं जो शूरवीर हैं, जो बहुत बढ़िया वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं। अब आपको बता सोर्स से जुड़े कुछ सवालों को कि ये सोर्स किस कम्युनिटी का है, किस कम्युनिटी के लोगों ने इस इंस्क्रिप्शन को लगवाया था। क्या वो सुनार थे, क्या वो लोहार थे, क्या वो पॉटर यानी कि कुम्हार थे, या क्या वो रेशम बुनकर थे। तो ये जो सोर्स है ये हमने देखा था कि सिल्क वीवर्स का था, रेशम के बुनकरों का था, एंड दैट इज़ वन ऑफ द सोर्स जो हमें किसी खास जाति के बारे में बताता है। वैसे बहुत सारे सोर्स नहीं हैं जातियों के बारे में, बट ये सोर्स बहुत खास है। एंड खास इसलिए है तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ पे पाया गया था। ये जो शिलालेख है, जो इंस्क्रिप्शन है, वेयर दिस वाज फाउंड, क्या ये गुजरात में पाया गया था, क्या ये मध्य प्रदेश में पाया गया था, क्या ये महाराष्ट्र में पाया गया था, ये क्या इनमें से कोई नहीं कोई और स्टेट होगा। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है दैट इज लोकेटेड इन मंदसौर। ये जो सिल्क वीवर्स का इंस्क्रिप्शन है दैट इज मंदसौर, एंड जो मंदसौर है ये हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश में, एमपी में। एमपी से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बाय द वे हमारे चैनल पे। Now the next question, which of the following activities was not performed by silk weavers? इस एग्जर्प्ट में कुछ कुछ एक्टिविटीज के बारे में बताया गया, बायोग्राफीज ये वो। तो आपको पता है कि कौन सी एक्टिविटी इस एग्जर्प्ट के अकॉर्डिंग सिल्क वीवर्स द्वारा नहीं परफॉर्म की जाती थी। एस्ट्रोनॉमी, बायोग्राफी लिखना, प्रशासन और संगीत सुनना। तो एस्ट्रोनॉमी का जिक्र हमने देखा, लोग खगोल शास्त्र में बहुत ज़्यादा पारंगत थे, म्यूजिक सुनना और कंपोज करना लोगों को पसंद था, और जीवनी लिखा करते थे, कथाओं को लिखा करते थे। तो ABC तो लोग करते थे। कहीं पे ये जिक्र नहीं कि वो लोग प्रशासन करते थे, एडमिनिस्टर करते थे, लोगों के ऊपर रूल करते थे। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर कि इस कार्य का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। ये रहा हमारा पहला सोर्स। अब इस लेवल के दूसरे सोर्स पे जाते हैं, सेकेंड सोर्स। यहाँ पे अगेन आपके सामने 2 सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है। बेसिकली मैं इसका आपको जो जिस्ट है बता देता हूँ कि यहाँ पे द्रोण के पास एकलव्य जाते हैं सीखने के लिए धनुर्विद्या आर्चरी, लेकिन वो सिखाते नहीं, मना कर देते हैं। फिर एकलव्य वापस आते हैं एंड उन्होंने मिट्टी का द्रोण का पुतला बनाया और उसके सामने आर्चरी की प्रैक्टिस शुरू कर दी। फिर वो आर्चरी में बहुत ज़्यादा प्रोफिशेंट हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं। एक दिन अचानक से जो पांडव और कौरव है, मतलब कुल मिला के दोनों कुरु प्रिंस ही हैं, कुरु राजकुमारी हैं, वो द्रोण के साथ शिकार खेलने जाते हैं। एंड वहाँ पे उनके साथ एक कुत्ता भी था जो कि एकलव्य दूर कहीं पे अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनको देख के भौंकने लगता है। तो एकलव्य ने अपने बाणों से, अपने तीर से उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, मतलब उस कुत्ते को हार्म भी नहीं पहुंचाया, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, एंड वो उसका मुंह बंद हो गया। इतनी आप कह लेते एक्यूरेसी से तीर मारा कि वो जाके रुक गया मुंह के अंदर, वो उसने उसके गले को नहीं पेनिट्रेट किया।
तो ये चीज़ देख के पांडव और कौरव बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। द्रोण खुद बहुत आश्चर्यचकित थे। एकलव्य को बुलाते हैं, पूछते हैं कि तुमने ये चीज़ें कहाँ से सीखी है? तो कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही के सामने मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ। तो द्रोण ने देखा कि इस लेवल की अगर आर्चरी है इसकी, तो प्रोबेबली कहीं अर्जुन को पछाड़ ना दे। एंड उन्होंने कहा था अर्जुन को कि मैं तुम्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। तो फिर वो उनसे अंगूठा मांगते हैं। एकलव्य ने अपना अंगूठा दिया, एंड दैट इज़ वाई जो एकलव्य है वो अर्जुन को सरपास नहीं कर पाया। एंड अर्जुन बहुत बड़े योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, बहुत बड़े धनुर्धर के रूप में जाने जाते हैं। सो यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाई डिड द्रोण रिफ्यूज टू टीच एकलव्य, कि द्रोण ने क्यों मना किया एकलव्य को पढ़ाने से? क्योंकि वो गरीब थे, या क्या केवल द्रोण शाही राजकुमारों को पढ़ाया करते थे, या एकलव्य क्षत्रिय नहीं थे इसलिए, या इनमें से कोई नहीं? तो अकॉर्डिंग टू द्रोण यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने धर्म का पालन किया। अगर आप एग्जैक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ कहा है कि धर्म का पालन किया द्रोण ने। दैट मीन्स उनको पता था कि धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग एकलव्य चूंकि निषाद है, क्षत्रिय तो है नहीं, तो उनको आर्चरी या वॉरफेयर सीखना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजन बिहाइंड कि क्यों द्रोण ने एकलव्य को पढ़ाने से मना कर दिया कि मैं तुम्हें आर्चरी नहीं सिखाऊंगा। अब निषाद कम्युनिटी की जहाँ तक बात आती है, तो अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र कौन कौन से जॉब निषाद कम्युनिटी को असाइन किए गए थे? कृषि करना, युद्ध करना, पशुपालन करना, या इनमें से कोई भी नहीं? निषाद कम्युनिटी को कौन कौन से टास्क असाइन किए गए थे? अगर इस कम्युनिटी की बात करें तो पहले तो इस कम्युनिटी को अनसिविलाइज्ड या ऑड माना जाता था, ठीक है। इसे हमने सोशल कैटेगरी के अंदर रखा भी नहीं था, तो कोई धर्मशास्त्र इसके लिए जॉब असाइन करके नहीं देता। कृषि करना वैश्य का काम था, युद्ध करना क्षत्रिय का काम था, पशुपालन भी वैश्य का काम था। एंड चूंकि ये वर्ण ऑर्डर के अंदर आते ही नहीं थे, तो इनको कोई भी काम असाइन नहीं किया गया था, बिकॉज दे वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस। वो उसको नहीं मानते थे। ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र को निषाद कुछ भी भाव नहीं देते थे। दैट इज वाई इनको उन्होंने उस पूरे हायरार्की के अंदर नहीं रखा था। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Here we come to the conclusion of this session, and लास्ट में अगर आपको ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हैं, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो यू कैन ऑल्सो बाय आवर सैम्पल पेपर। हमने बहुत मशक्कत से क्लास 12 हिस्ट्री का सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है। उसके सैम्पल को देखने के लिए नीचे गूगल ड्राइव में लिंक डाल दिया, उसको देखें। अगर आपको अच्छा लगता है देन अगर आपको बाय करना है तो गूगल फॉर्म का लिंक भी नीचे दे दिया गया है, वहाँ से आप डिटेल सबमिट करके 49 रुपीज़ का पेमेंट करके आसानी से अपने हाथों सैम्पल पेपर ले सकते हैं। हम लोग आपकी ईमेल पे जो भी ईमेल आप वहाँ डालेंगे उस पर डिलीवर कर देंगे विद इन नो टाइम। 2 से 3 घंटे के अंदर हम लोग डिलीवर कर देते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपका ये काम है कि एक तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सबको शेयर करो। जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, दोस्त हैं, सबको शेयर करो। वी जस्ट नीड द सपोर्ट, वी जस्ट नीड द रीच, एंड ये आपके जरिए हो सकती है। Thank you for watching. Have a great day.